जो स्कूल में हम ब्लैंक मैप लेकर हाँ, वो रंग भरते थे बैठ के। हाँ, वो असल में सिर्फ आधी कहानी थी। चलिए इस कहानी को शुरुआत से और थोड़े विस्तार से समझते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है भूगोल यानी ज्योग्राफी, आखिर है क्या? देखो, नोट्स के पहले हिस्से में ही इसका बहुत अच्छा जिक्र है। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग एक ग्रीक विद्वान थे, इरेटोस्थनीज, उन्होंने किया था। इरेटोस्थनीज, राइट। हाँ, उन्होंने दो शब्दों को जोड़ा। पहला जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफोस, जिसका अर्थ है वर्णन। तो सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का वर्णन। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक तस्वीर खींचने जैसा है, जैसे कोई चित्रकार सामने बैठे इंसान की हूबहू तस्वीर बना देता है? क्या भूगोल पृथ्वी का सिर्फ एक पोर्ट्रेट है? भूगोल को सिर्फ एक तस्वीर खींचना कहना, इस विषय को बहुत कम आंकना होगा। मान लीजिए कोई चित्रकार पृथ्वी की तस्वीर बनाता है। हाँ। तो वो देखेगा कि सतह हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे पर्वत है, कहीं गहरी नदियां हैं, तो कहीं समतल मैदान है, और कहीं इंसानों की घनी बस्तियां भी हैं। बिल्कुल। इसी को रिचर्ड हार्टशॉन नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान ने प्रादेशिक भिन्नता यानी एरियल डिफरेंशिएशन का नाम दिया। एरियल डिफरेंशिएशन, आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में समझें तो भूगोल का एक बड़ा काम ये देखना है कि एक इलाका दूसरे इलाके से अलग कैसे है। अच्छा, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान केरल के हरे भरे तटों से अलग क्यों है? एग्जैक्टली, ये भिन्नता ही भूगोल के अध्ययन का पहला कदम है। हार्टशॉन की बात तो समझ आती है कि इलाके अलग अलग क्यों हैं, लेकिन एक और नाम अक्सर सामने आता है, अल्फ्रेड हेटनर। हाँ, हेटनर का नजरिया थोड़ा अलग था। वही मैं सोच रहा था, उनका नजरिया इससे अलग कैसे था? क्या वो सिर्फ भिन्नता देखने से संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं। हेटनर ने इस पूरी बहस को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कारणात्मक संबंध यानी कॉजल रिलेशनशिप के सिद्धांत पर जोर दिया। कारणात्मक संबंध मतलब कॉज एंड इफेक्ट? हाँ, वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि दो जगह अलग हैं, बल्कि वो ये पूछते थे कि इसके पीछे का कार्य कारण क्या है। कोई उदाहरण देख के समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, अगर किसी पहाड़ी इलाके में जलवायु बहुत ठंडी है और वहाँ भारी बर्फबारी होती है, तो वहाँ के लोगों के घर बनाने का तरीका मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग होगा। राइट, उनके घरों की छतें ढलान वाली होंगी ताकि बर्फ नीचे गिर सके। बिल्कुल सही। हेटनर का कहना था कि भूगोल केवल क्या और कहाँ तक सीमित नहीं है, ये क्यों का उत्तर देता है। मतलब ये धरातल की हर एक भिन्नता के पीछे के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन अगर भूगोल लगातार कारणों की खोज कर रहा है, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि इस पूरे ग्रह पर सबसे बड़ा कारण और प्रभाव पैदा करने वाला कारक तो स्वयं इंसान है। हाँ बिल्कुल। और नोट्स में भी ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे विविधता को समझना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीखना। हाँ, और नई तकनीकों के प्रभाव को जानना। लेकिन इन सब के केंद्र में मानव और प्रकृति का जो बदलता हुआ रिश्ता है, वो सबसे ज्यादा हैरान करता है। यही वो बिंदु है जहां भूगोल इतिहास और समाजशास्त्र से जुड़ने लगता है ना? बिल्कुल जुड़ता है। अगर हम आदिम काल में पीछे जाएं, तो मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। राइट, मतलब अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो इंसान गुफा में छिप जाता था। हाँ, प्रकृति जो तय करती थी, इंसान उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता था। इसे हम अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहते हैं। लेकिन इंसान हमेशा के लिए गुफाओं में तो टिका नहीं रहा। उसने अपने दिमाग और तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया, और तकनीक ने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। सही कहा। अगर आज हमें गर्मी लगती है तो हम सिर्फ पेड़ की छावनी ढूंढते, हम एयर कंडीशनर चला लेते हैं। बिल्कुल। और पता है, नोट्स में मानव के इस रचनात्मक योगदान को दर्शाने के लिए एक कवि की बहुत ही खूबसूरत कल्पना का जिक्र किया गया है। अरे हाँ, वो कविता मुझे याद आ रही है। कवि कहता है, आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। हाँ, आपने बंजर भूमि बनाई, मैंने फूलों की क्यारी बनाई। वाह, ये कोई साधारण कविता नहीं है। ये तो इंसान और प्रकृति के बीच चल रहे एक हजारों साल पुराने संवाद का सार है। और इसी संवाद को हम भूगोल की भाषा में परिवर्तन या मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन? हाँ, आदिम मानव से लेकर आज के मानवीकृत प्रकृति तक का सफर कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये बेहद डायनामिक है। मतलब इंसान ने अपने शारीरिक श्रम को कम करने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रकृति की दी हुई कच्ची सामग्री का
रूप बदल दिया। बिल्कुल, उसने मिट्टी से ईंटें बनाई और बंजर जमीन पर खेती की तकनीक विकसित कर ली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इन कपों, क्यारियों और एयर कंडीशनरों ने इंसान को प्रकृति से पूरी तरह आजाद कर दिया है? ये एक ट्रिकी सवाल है। ऊपरी तौर पर भले ही ऐसा लगे, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो हम कप तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो चिकनी मिट्टी चाहिए वो तो आज भी हमें जमीन से ही खोदनी पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम फूलों की क्यारी बना सकते हैं, लेकिन बीज और पानी के लिए हम आज भी बादलों और नदियों का ही इंतजार करते हैं। एग्जैक्टली। हम तकनीक के जरिए प्रकृति को मोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ें आज भी उसी मिट्टी में धसी हैं। और यही बात हमें विनम्र बनाती है। हाँ, और मानव और प्रकृति के इस उलझे हुए जटिल रिश्ते को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए ही भूगोल अपने 3 सबसे बड़े हथियार निकालता है। 3 हथियार? अच्छा, वो कौन से हैं? किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए भूगोल 3 बुनियादी सवाल पूछता है। पहला सवाल है क्या, यानी आइडेंटिफिकेशन। मतलब धरातल पर कौन से प्राकृतिक या सांस्कृतिक पैटर्न्स मौजूद हैं? राइट। दूसरा सवाल है कहाँ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो चीजें पृथ्वी पर किस जगह फैली हुई हैं। बिल्कुल। और तीसरा सवाल जो हमने पहले भी देखा, वो है क्यों, यानी एक्सप्लेनेशन। हाँ, कि इन तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध क्या है। लेकिन अगर मानव और प्रकृति का रिश्ता इतना ही उलझा हुआ है, तो एक वैज्ञानिक इसे सुलझाता कैसे है? इसके लिए नोट्स में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द स्थानिक संश्लेषण या स्पेशल सिंथेसिस। और भूगोल को एक समाकलित विषय यानी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन बताया गया है। स्थानिक संश्लेषण, इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए ना एक जासूस की तरह सोचिए। अच्छा, जासूस। हाँ, जब एक जासूस किसी क्राइम सीन पर जाता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि जमीन पर क्या पड़ा है। तो वो और क्या देखता है? वो ये देखता है कि कमरा कैसे सजा है, दरवाजा कहाँ है, खिड़की से रोशनी कहाँ आ रही है, यानी वो पूरे स्पेस या स्थान को एक साथ जोड़ कर देखता है। ओहो, क्या बात है। भूगोल भी हमारी पृथ्वी का ऐसा ही जासूस है। कोई भी भौगोलिक घटना अलग थलग नहीं होती। राइट। जैसे अगर कहीं सूखा पड़ता है, जो कि मौसम विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा है। बिल्कुल। तो उसका सीधा असर वहां के किसानों की आमदनी पर पड़ता है, जो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। और फिर वहां के लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करते हैं, जो समाजशास्त्र का हिस्सा हो गया। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही जोड़ा। इस एनालॉजी ने तो इसे बिल्कुल साफ कर दिया। यानी भूगोल कोई एक अकेला कमरा नहीं है, बल्कि वो गोंद है जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ चिपका कर रखता है। बिल्कुल। प्राकृतिक विज्ञान जैसे मौसम विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र। इसीलिए आज की दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के एक कोने में हुआ भौगोलिक बदलाव दूसरे कोने की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। एकदम सही। और इस संश्लेषण में एक और आयाम है जिसे भूलना नहीं चाहिए। वो क्या है? समय। जैसे भूगोल एक स्थानिक संश्लेषण है, वैसे ही इतिहास एक कालिक संश्लेषण यानी टेम्पोरल सिंथेसिस है। भूगोल में समय को चतुर्थ आयाम या 4th डायमेंशन माना गया है, क्योंकि कोई भी भौगोलिक तथ्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जाहिर है। जो पहाड़ आज ऊंचे हैं, वो लाखों साल पहले समुद्र के नीचे थे। और ये बात हमारी चर्चा के एकदम शुरुआती हिस्से से जुड़ जाती है, जब मैंने हिमालय को एक टाइम मशीन कहा था। बिल्कुल। अक्सर इतिहास और भूगोल को स्कूल में अलग अलग विषय माना जाता है, लेकिन नोट्स के उदाहरण बताते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, वो हिमालय वाला उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, हिमालय सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये एक महान रक्षक है जिसने सदियों तक मध्य एशिया से आने वाले ठंडे तूफानों और बाहरी आक्रमणकारियों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा की। राइट। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी हिमालय के जो दर्रे हैं, यानी जो संकरे रास्ते या पासेस हैं, हाँ, उन्होंने प्रवासियों, व्यापारियों और नए विचारों को रास्ता भी दिया। बिल्कुल। एक ही भौगोलिक संरचना इतिहास को रोक भी रही है और उसे आगे भी बढ़ा रही है। वाकई। इतिहास को दिशा देने में भौगोलिक दूरियों यानी स्पेशल डिस्टेंस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है ना। हाँ। समुद्री तटों के उदाहरण को ही ले लीजिए। नौ संचालन यानी नेविगेशन तकनीक के विकास से पहले समुद्र एक बहुत बड़ी रुकावट मानी जाती थी। लोग डरते थे समुद्र पार करने से। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इंसान ने बेहतर नावें बनाई,
वहीं समुद्र यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला हाईवे बन गए। और इसी समुद्री संपर्क ने दुनिया भर में उपनिवेशवाद को जन्म दिया। एग्जैक्टली अगर समुद्र न होते या इंसान ने उन्हें पार करने की तकनीक न खोजी होती तो आज दुनिया का राजनीतिक नक्शा बिल्कुल अलग होता। ये वाकई दिमाग के जाले साफ कर देने वाली बात है, लेकिन अब एक व्यवहारिक सवाल उठता है। वो क्या? इतने विशाल, बहुआयामी और जटिल विषय को, जो इतिहास से लेकर अर्थशास्त्र और मौसम विज्ञान तक फैला हुआ है, इसे कोई पढ़ता कैसे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने का तरीका क्या होना चाहिए? यहीं पर नोट्स में अध्ययन के 2 मुख्य उपागम या अप्रोचेस का जिक्र आता है। अच्छा, वो कौन से हैं? पहला है क्रमबद्ध, जिसे सिस्टमैटिक कहते हैं। हाँ। और दूसरा है प्रादेशिक यानी रीजनल। सिस्टमैटिक और रीजनल। हाँ, ये दोनों उपागम भूगोल को समझने के 2 अलग-अलग दरवाजे हैं। क्रमबद्ध उपागम की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने की थी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। राइट। वहीं प्रादेशिक उपागम उनके ही समकालीन कार्ल रिटर की देन है। दोनों का नजरिया एक दूसरे से काफी अलग है। इसे समझने के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा रहस्यमयी जंगल है। ठीक है। अगर कोई वैज्ञानिक ये तय करता है कि वो पूरी दुनिया के सिर्फ पेड़ों का अध्ययन करेगा, चाहे वो अमेज़न के पेड़ हों या हिमालय के देवदार, तो वो एक ही तथ्य को विश्व स्तर पर देख रहा है। बिल्कुल, ये हुआ क्रमबद्ध उपागम यानी सिस्टमैटिक। लेकिन अगर कोई दूसरा वैज्ञानिक कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ भारत नाम के हिस्से को चुनूंगा और वहां के पेड़, वहां की नदियां, वहां के पहाड़ और वहां के जानवरों सबका एक साथ अध्ययन करूंगा, तो ये हुआ प्रादेशिक उपागम। एग्जैक्टली। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। क्रमबद्ध उपागम वर्गीकरण पर जोर देता है, जबकि प्रादेशिक उपागम विविधता में एकता को समझने की कोशिश करता है। मतलब ये दोनों उपागम एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। बिल्कुल। और इन उपागमों के आधार पर ही भूगोल की कई शाखाएं विकसित हुई हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल। हाँ, एक तरफ भौतिक भूगोल है यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जो पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को समझता है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी, जो ये देखता है कि जमीन के अलग अलग आकार कैसे बने, या फिर जलवायु विज्ञान, जो मौसम के मिजाज को पढ़ता है। और दूसरी तरफ मानव भूगोल है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। राइट। इसमें हम आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, जो ये देखता है कि उद्योग और व्यापार भौगोलिक परिस्थितियों से कैसे जुड़े हैं, या जनसंख्या भूगोल, जो ये समझने की कोशिश करता है कि लोग किसी खास जगह पर ही बस्तियां क्यों बसाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे विचार से सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्सा वो है जहां ये दोनों भौतिक और मानव भूगोल आपस में टकराते हैं। और उस टकराव से एक बिल्कुल नई शाखा का जन्म होता है ना। हाँ। इसे अपने दिमाग में ऐसे विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में 2 बड़े गोले हैं। ठीक है, 2 गोले। एक गोला है विशुद्ध प्रकृति का, जिसमें पहाड़, नदियां, मौसम है। दूसरा गोला है इंसानों का, जिसमें हमारे खेत, हमारे शहर, हमारी अर्थव्यवस्था है। राइट। अब इन दोनों गोलों को एक दूसरे के करीब लाइए, जहां ये दोनों गोले आपस में टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे एक वेन डायग्राम में होता है। हाँ, समझ रही हूँ। उस बीच के कॉमन हिस्से को हम जीव भूगोल या बायोज्योग्राफी कहते हैं। बिल्कुल सही। इस जीव भूगोल में हम ये देखते हैं कि मानव और प्रकृति का मिलन पृथ्वी के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें पशु भूगोल, वनस्पति भूगोल और पारिस्थितिक विज्ञान भी शामिल होंगे। हाँ, इकोलॉजी इसी का हिस्सा है और आज के दौर में इसका सबसे जरूरी हिस्सा पर्यावरण भूगोल है, जो प्रदूषण, जमीन के खराब होने और संरक्षण जैसी समस्याओं से जूझता है। बिल्कुल, जो सीधे तौर पर हमारे लालच और विकास की अंधी दौड़ का नतीजा है। और जब हम इन समस्याओं से जूझने की बात करते हैं, तो जाहिर है कि पुराने जमाने के कंपास और कागज के नक्शे तो काफी नहीं होंगे। एकदम नहीं, हमें आधुनिक हथियारों की जरूरत है। और यहीं पर नोट्स का अगला हिस्सा सामने आता है, भू सूचना विज्ञान या जियो इन्फॉर्मेटिक्स। हाँ, आज भूगोल का अध्ययन सैटेलाइट्स और लेजर्स के जरिए हो रहा है। आज हमारे पास GIS है यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और GPS भी तो है। बिल्कुल, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो किसी भी चीज की सटीक स्थिति पलक झपकते बता सकता है। और रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदन तकनीक। राइट, जिससे हम अंतरिक्ष में बैठे बैठे पृथ्वी के किसी भी दुर्गम जंगल या समुद्र की गहराई का अध्ययन कर सकते हैं। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें
तो जब कोई इंसान अपने फोन पर खाना ऑर्डर करता है, हाँ, डिलीवरी ऐप पर। हाँ, और वो ऐप पर देखता है कि डिलीवरी वाला किस सड़क से मुड़ रहा है, तो वो असल में उच्च स्तर के भौगोलिक सूचना तंत्र और ग्लोबल पोजीशनिंग का इस्तेमाल कर रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। जो तकनीक कभी सिर्फ बड़े वैज्ञानिकों और सेना के पास थी, आज वो हमारी जेब में है। लेकिन इन तकनीकों का असली मकसद सिर्फ हमारे घर तक पिज्जा पहुंचाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका असली मकसद उस खतरे से निपटना है जो हमने खुद पैदा किया है। नोट्स के अंतिम हिस्से में भौतिक भूगोल के महत्व को इसी संदर्भ में समझाया गया है ना? हाँ, 4 मंडलों के जरिए समझाया गया है। स्थल मंडल, जहाँ हम रहते हैं और खेती करते हैं। वायुमंडल, जो हमें सांस लेने के लिए हवा और मौसम देता है। जल मंडल, जो जीवन का आधार है। और अंत में जैव मंडल, जहाँ इंसान, जानवर और पेड़ पौधे एक चेन में बंधे हैं। और इन चारों मंडलों के बिल्कुल बीच में जो लक्ष्य लिखा है, वो आज के समय का सबसे जरूरी शब्द है, सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये हमारी पूरी चर्चा का सार है। भौतिक पर्यावरण हमें प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है, लेकिन हमारी तकनीक ने हमें इतनी ताकत दे दी है कि हम उन संसाधनों का बेतहाशा दोहन कर रहे हैं। पारिस्थितिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। बिल्कुल। इसलिए आज भूगोल पढ़ना सिर्फ एक विषय पास करना नहीं रह गया है, ये इंसानियत को बचाने की एक मैनुअल बन गई है। क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।